हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि पार्लियामेंट जो भी कंट्रोल करता है दूसरे अदर टू ऑर्गन्स पर। मैंने आप लोगों को एक सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के साथ हमेशा हर एक लेक्चर के अंदर एक बात बताई है, जिसको आप लोगों ने भी एक्सटेंड करा था। डैट 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, उनके अंदर बेसिकली बात क्या है कि लॉ मेकिंग किसको कहते हैं? लेजिस्लेचर, लॉ इम्प्लीमेंटिंग, और जुडिशरी का काम क्या होता है? ये देखना कि जो कानून जो बना रखे हैं और ये जो एग्जीक्यूटिव ने पास करे हैं वो संविधान की मर्यादा को ना तोड़े, है ना? ठीक है। तो ये जो इनइफेक्टिवनेस है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का, बेसिकली यहाँ पर बात हम लोग दोस्तों ये करने वाले हैं, जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर। जो एग्जीक्यूटिव है वो कंट्रोल रखता है लेजिस्लेचर एंड अगेन जुडिशरी के ऊपर, एंड जो जुडिशरी है वो कंट्रोल रखता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर। लेकिन पार्लियामेंट्री कंट्रोल की इनइफेक्टिवनेस को हम लोग इस लिहाज से पढ़ने वाले हैं, क्या ये जो लॉ मेकिंग बॉडी एंड अथॉरिटी हमारे देश के अंदर है, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर या आम भाषा के अंदर पार्लियामेंट कहते हैं, क्या इसका जो कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर क्या सच में इतना खास नहीं है क्या? या फिर इसके अंदर कुछ वीकनेस है क्या? जो हम बात करते हैं कि तीनों ऑर्गन्स इंटरडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं टेंडेंसी का कॉम्प्रोमाइज होती है क्या पार्लियामेंट की? इसको देखते हैं। अगेन लेट मी टेल यू, ये टोटल जो टॉपिक है ना इसमें, ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। ठीक है सर, इसमें से प्रीलिम्स में कुछ नहीं निकलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। तो जो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है सरकार के ऊपर, क्या मैं इस लाइन को ऐसा बोल सकता हूं श्रेया? लेजिस्लेचर का कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एक ही बात है। ठीक है। एंड सरकार के प्रशासन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। भारत के अंदर देखो, राइटर भी इस चीज को एग्री कर रहा है मयूर, कि ये चीजें ना थ्योरेटिकली ज्यादा सुनने में ठीक लगती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ग्राउंड लेवल पे अर्पित हम भी जानते हैं ना, चीजें बहुत अलग वे में वर्क करती हैं। हम उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ मानते हैं कि देश में अगर किसी को भी या किसी भी इंसिडेंट या इवेंट से कुछ भी अगर किसी को परेशानी होती है, देश का कुछ भी अगर एक हल्का सा कोई चेंज आता है और वो भी एक नेगेटिव वे में, तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर, हाई कोर्ट इज देयर, है ना अर्पित? ऐसा होता है ना। लेकिन हम भी जानते हैं ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल होती हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इनकी बहुत वीक होती है। रियलिटी में जो कंट्रोल है वो इतना इफेक्टिव भी नहीं है जैसा उसको माना गया। यानी कि पार्लियामेंट का जो कंट्रोल माना गया है सरकार के ऊपर, लेजिस्लेचर किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है, ये कहने के लिए ठीक है, प्रैक्टिकल इसकी जो कंसिडरेशन है काफ़ी वीक है। अब इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं? इन आर्ग्यूमेंट्स को, ये जो 7-8 आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसको मयूर आप इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू रूम में। क्योंकि हम लोगों का श्रेय एक तो पीएसआई और ऑप्शनल है, और अगर वो हमसे पूछें उस टाइम पर कोई पार्लियामेंट का कोई इशू चल रहा है जो कि सदाबहार चलता ही रहता है, अगर वो आपको पूछे तो आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो एज इट इज़। देखो, एक तो क्या है कि हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई इतना ईजी भी नहीं है। दिन प्रतिदिन जो वो है वो वॉल्यूम में भी बढ़ रहा है और वो कॉम्प्लेक्स भी होता चला जा रहा है। और अगर हम पार्लियामेंट से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करें कि पार्लियामेंट एक हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है एंड वो बढ़ते हुए वक्त के अनुसार इस एडमिनिस्ट्रेशन की वॉल्यूम को और कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकता है, तो देखो राइटर का बोलना ये है, पार्लियामेंट के पास ना ही इतना टाइम है, ना ही उसके पास इतनी एक्सपर्टीज है। अब मुझे इस पॉइंट को कोई प्रूव कर सकता है कि ना ही टाइम है ना ही इतनी एक्सपर्टीज है? बताओ। देखो, एक तो सिर्फ 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के पूरे साल। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो क्या कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती क्या देश को? बताओ। होती है। और हम लोग एक फुद्दू सा कौन सा रास्ता अपना लेते हैं? राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? क्या क्या ले आओ? ऑर्डिनेंस। अब मुझे एक बात बताओ अर्पित, ये जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस ज्यादा एक इफेक्टिव लॉ मेकिंग टूल है या फिर पार्लियामेंट के रास्ते से कोई कानून है वो एक इफेक्टिव लॉ मेकिंग टूल है? हमारे देश की पहचान क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र की पहचान क्या होनी चाहिए? ऑर्डिनेंस या फिर पार्लियामेंट लॉ मेकिंग के लिए? लेकिन ऑर्डिनेंस का हल्का फुल्का यूज हो रखा हो ना जैद, तो चलो हम एक बार के लिए मान भी ले कि हाँ यार पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी तो लाना पड़ा। ऑर्डिनेंस का इतिहास जानते हो अर्पित? भयंकर लेवल पे ऑर्डिनेंस लाने पे मजबूर करा जाता है राष्ट्रपति को पीएमएन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा।
मानते हो क्या अर्पित इस चीज को? और बार बार रिफ्रेश करने को भी बोला जाता है उसे, क्योंकि सरकार को एक चीज क्या पता है अर्पित बहुत बहुत अच्छे से, कि पार्लियामेंट अगर सेशन में होता भी और ये वाला हम बिल पास करवा के एक्ट बनवाने की कोशिश करते तो क्या हो जाता हमारा? नहीं हो पाता, है ना श्रेया? सरकार का बुरी तरीके से कटता उस चीज में। अब पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है, इसका मतलब बेसिकली ये कि ये जो 3 सेशंस जो हैं उसके अंदर इतना सफिशिएंट पार्लियामेंट के पास होते हुए भी 3 सेशंस को कंडक्ट करवाते हुए भी टाइम नहीं होता। एक बात याद करो मयूर, हम जब बिल को पास करने की चीज जो डिस्कस कर रहे थे पूरा का पूरा प्रोसीजर, श्रेया याद है? हम लोग उसके अंदर बड़े सारे आवर्स को देख रहे थे, तो उसमें से 2-4 चीजें ये टॉपिक्स कंसेप्ट ये मेंशन करते थे कि एक बिल के अंदर बहुत सारी प्रोविजन होती हैं, वहां पर पार्लियामेंटेरियंस के पास इतना टाइम होता नहीं है कि क्लॉज बाय क्लॉज हर एक लाइन को वो डिस्कस करें। मेन प्रोविजंस को वो पास करके और बाकी सबको ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज बनाकर ओवरऑल पास मान लिया जाता है, और बाद में वो फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज को दे दिया जाता है कि जहां पर आईएएस ऑफिसर बैठे रहते हैं कि तुम जाके एग्जामिन करो उसको। ऐसे कानून बनेगा देश का, बताओ? और हम किसको दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज पे भी तो हमें डाउट है। जैसे एक बात बताओ, आप लोगों ने अभी तक ये एग्जाम दिया भी नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ मेकिंग के लिए ये वाली चीज आप ही करोगे। लोकसभा एंड राज्यसभा में कोई जो ऑफिसर्स हैं जो कि इस पे क्रॉस चेक कर रहे हैं अर्पित, हम तो सिर्फ एक ही एग्जाम जानते हैं, लोकसभा प्रोटोकॉल और राज्यसभा प्रोटोकॉल, और हमें यह भी पता है कि प्रोटोकॉल ऑफिसर्स का ये वाला काम तो है ही नहीं। पहली बात है बिल और एक्ट के ऊपर डिस्कशन करना या फिर ये पूरा का पूरा उसको सजाना, अरेंजमेंट करना, उसकी अंदर बैठ के किसकी क्या एक्सपर्टीज है, कौन सा देश के लिए जो एक्ट बन गया है उसको कौन कितनी बारीकी तरीके से देख रहा है, ये हमें कैसे पता? श्रेया बताओ। यहां पर इनफेक्टिव प्रूव हो रहा है ना पार्लियामेंट किसी ना किसी वे में। यार अलग अलग बिल का अलग अलग नेचर होता है मयूर, है ना? कोई फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, कोई सिक्योरिटी मैटर से रिलेटेड है, कोई विमेन मैटर से रिलेटेड है, कोई एसेट अटैक विक्टिम्स के लिए है, कोई मोलेस्टेशन के लिए है, कोई डेवलपमेंट के लिए है, कोई एनवायरनमेंट के लिए है। क्या एक पर्सन जो एक एक्सपर्टीज के तौर पर जिसने एक पर्यावरण के बिल को देखा हो, क्या वो सेम उसकी अरेंजमेंट कर सकता है क्या अगर कोई फाइनेंशियल मैटर का बिल हो या फिर डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बिल हो? तो बताओ। और हमें नहीं पता ना हु आर द ऑफिसर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द प्रोविजंस ऑफ द बिल इन वेरी प्रिसाइज एंड ऐसे मैनर के अंदर कि देश के अंदर जब ये इंप्लीमेंट होगा बिल से, जब ये एक्ट बनेगा और एक्ट की प्रोविजन जब ये लागू होंगी तो इसमें हमें बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी। बताओ, कोई ऐसी गारंटी दे सकता है क्या? या फिर हमें इस ऐसी एक्सपर्टीज की टीम पता है क्या? नहीं ना। और देश के सामने जो नए नए प्रकार के जो चैलेंजेस आते हैं, तो ये लॉ मेकिंग का काम और ज्यादा इजी होता जा रहा है या और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है? डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स हो रहा है। दूसरा, पार्लियामेंट का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, ये एक प्रकार से पार्लियामेंट के खुद के लिए एक बाधा भी बन जाता है, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल नेचर ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स, श्रेया याद करो, वो रखी ही इस प्रकार से जाती हैं कि सरकार और उनका विभाग जो है, मंत्रालय है अलग अलग मिनिस्टर्स का, या फिर कोई भी जो डिमांड कर रहा है, नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज जो डिमांड कर रही हैं, एक मंत्रालय डिमांड कर रहा है, वो डिमांड फॉर ग्रांट इतने हजारों करोड़ का कुछ इस प्रकार से पेश करा जाता है कि भगवान अगर ये पास नहीं हो तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और पार्लियामेंट को इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता है कि ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, सच में जितना ये मांग रहे हैं उतना ज़रूरत भी है इनको कि नहीं है। और पार्लियामेंट बार बार इस चीज़ में नाकामयाब प्रूव हो जाता है, क्योंकि मयूर हमने देखा था कुछ कुछ मंत्रालयों के पास साल के एंड में पैसे बच जाते हैं, याद है श्रेया? और वो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, तो पार्लियामेंट को फिर वो पास ही नहीं करने चाहिए थे। वो पैसा किसी और स्कीम वगैरह, मिड डे मील स्कीम या फिर मनरेगा जैसी स्कीम में काम आ जाता वो पैसा, है कि नहीं? हम और ज्यादा लोगों को रोजगार दे देते। तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये बेसिकली एक प्रकार से लेमैन ही तो हैं, आम आदमी ही तो हैं। आम आदमी क्यों बोला गया इनको? हमारे देश में ज्यादातर पार्लियामेंटेरियंस का नेचर कैसा है, क्वालिफिकेशन कैसी है बताओ? क्या वो देश के एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे से समझ सकते हैं? वो खुद एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव नेचर को समझ सकते हैं वो देश को? पढ़े लिखे हैं हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा एमपी? बताओ अर्पित। बिल्कुल नहीं।
तो वो इस चीज़ को प्रॉपरली समझ नहीं सकते, फुली तरीके से समझ नहीं सकते, एंड उनको एक सपोर्टिंग हैंड की जरूरत पड़ती है, हु आर ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन अल्टीमेट डिसीजन किसका लाया करता है? फाइनल डिसीजन मिनिस्टर्स का। जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है वो अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव के हाथों में ही लाया करती है, एंड ये सिग्निफिकेंट रोल एग्जीक्यूटिव ही प्ले करता है देश में पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए। अब ऐसा क्यों बोला गया है? यहां पर तो हमें कुछ खोट लग रहा है ना जैद इस बात में कि कह रहा है लेजिस्लेटिव लीडरशिप एग्जीक्यूटिव के पास होती है। इस लाइन में ही ऐसा नहीं लग रहा कि मीनिंग में कोई गलती है, इसको लिखने में कोई गलती है श्रेया? लेजिस्लेटिव लीडरशिप तो लेजिस्लेचर के हाथ में लाई करेगी ना, एग्जीक्यूटिव के हाथ में कैसे लाई कर सकती है? लेकिन देखो, समझने की बात अब ये है, अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट कर दूं श्रेया, तो आप इस पे एग्री करोगे या फिर डिसएग्री करोगे? लेजिस्लेटिव लीडरशिप तो नहीं कहूंगा, चलो ठीक है बोल देता हूं एक बार के लिए, लेजिस्लेटिव लीडरशिप जुडिशरी के हाथ में भी लाई करती है। मानोगे इस चीज को? हाँ, अभी बताता हूँ कैसे। अब इसमें जो आपने बोला वो थ्योरेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो अब है, अब वो जुडिशरी के हाथ में भी है। अभी बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जुडिशरी को एक मिनट के लिए साइड करके हम सबसे पहले इस लाइन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करते हैं। देखो, लेजिस्लेटिव लीडरशिप कह रहा है कि लाई करती है एग्जीक्यूटिव के हाथ में। एग्जीक्यूटिव का यहां पर क्या मतलब है? सरकार। सरकार जब तक कोई भी बिल लाने का नहीं सोच रही है, तब तक क्या उसके बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकती है? अर्पित, वो मुद्दा लेजिस्लेचर में उठ सकता है जाके? 800 के 800 एमपी उसको डिस्कस कर सकते हैं अगर सरकार का विजन ही ना हो उसको लाने का। तो सरकार ही तो सोचती है ना कि हमें वो पॉलिसी है, वो इनिशिएटिव, वो स्कीम या ऐसा कुछ एक बिल लेकर आना है, उस प्रस्ताव को ही तो रखा जाता है। जनरली हमने क्या देखा था, उस रूल को मत भूलो श्रेया, हमने एक रूल क्या देखा था कि ज्यादातर बिल जो कि पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, पब्लिक मेंबर बिल होते हैं, है ना? पब्लिक मेंबर बिल होते हैं। और प्राइवेट मेंबर बिल चलो आ भी रहे हैं, कितने बिल पास हो गए ऐसे आज तक श्रेया? कोई भी नहीं, एक ही हुआ था, वो भी, और वो भी कब, कौन से जमाने के अंदर जाकर। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इस चीज का परसेंटेज तो मैं 99.99% रख सकता हूं श्रेया, कि ज्यादातर पावर पूरी जो बिल की है वो पब्लिक मेंबर बिल ही होते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट बिल ही होते हैं। वो मिनिस्टर्स ही जो इंट्रोड्यूस करते हैं वही बिल को, उसके ऊपर ही चर्चा, डिबेट एंड डिस्कशन होती है। तो अल्टीमेटली वो सरकार के हाथ में ही तो लाई करता है ना मयूर, ये कि लॉ मेकिंग जो भी होनी है, पार्लियामेंट तो सिर्फ एक पूरा का पूरा किचन है। राशन जो पूरा का पूरा लाकर पटक रहे हैं उस रॉ मटेरियल्स को गुड बनाने के लिए, वो तो एग्जीक्यूटिव ही हुआ ना यहां पर। रोटी जो बननी है वो किचन तो चलो मान लिया कि पार्लियामेंट ही है, उसके बिना तो कहीं बनेगी नहीं, लेकिन आटा लाने का काम तो यही कर रहे हैं ना एग्जीक्यूटिव, एंड यही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, एक्ट को लाने के लिए। मैं आप लोगों से अभी 1 मिनट पहले जुडिशरी के बारे में भी बात कर रहा था। जुडिशरी बेसिकली क्या है, आजकल ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कामों में ऐसा माना जाता है, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है श्रेया, कि दखल अंदाजी करने लगा है, सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को भूलता चला जा रहा है जुडिशरी। कोर्ट के पास बड़ी सारी रिक्वेस्ट फाइल होती हैं, उन रिक्वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं श्रेया? हाँ, प्ली, ठीक है, हाँ, पीआईएल, टेक्निकल नेचर का नाम होता है इसका पीआईएल। जैद फुल फॉर्म क्या होती है इन लोगों को बताओ पीआईएल की? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन। अब पीआईएल की ब्यूटी ये होती है कि मयूर, यहां पर अगर आप विक्टिम नहीं हो ना, आप किसी बिहाफ पर जाकर जिससे लार्जर पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हो, उस मुद्दे को लेकर जाकर डायरेक्टली आप कौन से न्यायालय में जा सकते हो? डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर होगा क्या, वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एंटरटेन करेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे को संज्ञान में लेगा और यह देखेगा कि अगर हम इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक दबाव बनाते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं, एक ऑर्डर पास करते हैं कि सरकार को इतने निर्धारित समय पर यह चीज करनी पड़ेगी,
इससे पब्लिक भलाई ज्यादा हो सकती है। जुडिशरी ये वाला काम क्यों करने लगा है? जुडिशरी को ये लगता है श्रेया, या जब ये पीआईएल आया था, मैं आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा पीआईएल की, डोंट वरी, आगे चलकर। जब ये पीआईएल का मुद्दा आया था तो कोर्ट ने ये देखा श्रेया के जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो इतना काम कहाँ ही करता है, सरकार इतना काम कहाँ ही करती है इतनी जल्दी जल्दी, जितने देश में मुद्दे आते हैं, हमें उसको जल्दी जल्दी करवाने की जरूरत है। तो अब ये जो रोल है ना पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, ये कोर्ट भी अपने हाथ में रखने लगा है। लेकिन बड़े सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस रवैये को, कोर्ट के इस रवैये को कहते हैं कि कोर्ट अपना सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट जो है, जो जुडिशरी है, वो भूल गया है, और इसको नाम दिया जाता है, जुडिशरी कहता है कि हम लोग निभा रहे हैं इस चीज को, मतलब जो ये पॉलिसी वगैरह के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसको बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जबकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इट इज नथिंग मोर देन अ जुडिशियल ओवररीच। इसका मतलब श्रेया ये हुआ, इन लोगों को मैं बता चुका हूं पहले भी, मयूर याद होगा आपको, है ना, कि आप तो बहुत जल्दी कह देते हो कि हमने जो भी ये जो कानून बनाया है या जो पास कर रहा है, आप तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को कह देते हो डेट आपका बनाया हुआ कानून संविधान की लक्ष्मण रेखा को तोड़ रहा है, इसलिए हम इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने जा रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, राइट? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके आप खुद इंटरफेरेंस दिखा रहे हो, आपका खुद कदम जो है वो हमारे एरिया में आ रहे हैं, हमारे पाले के अंदर आ रहे हैं। जुडिशरी का काम कहीं भी दूर दूर तक सरकार को पॉलिसी लाने के लिए मजबूर करना, या फिर किसी पॉलिसी पे टिप्पणी करना, या फिर कोई एक डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाने से रिलेटेड है क्या जुडिशरी का काम? बताओ। जुडिशरी का सिर्फ ये काम है देखना कि क्या इसकी सरकार का जो भी एक स्टेप है, क्या उसकी वजह से संविधान की जो मर्यादा है वो तो भंग नहीं होती है। अब आप क्या समझते हो इससे मयूर, ये चीज ठीक है कि गलत है? बताओ श्रेया, जुडिशरी का ऐसा करना। हाँ, दोनों बोला करो। बिल्कुल, सरकार अगर इतनी स्लो है, लेजी है, तो कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना मयूर, श्रेया, हमारे देश के अंदर जो कि फास्ट काम करवाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाए। गलत इसलिए है श्रेया, यहां पर सरकार पता है क्या आर्गुमेंट पेश करती है? सरकार ये कहती है, देखो उच्चतम न्यायालय जी, सुप्रीम कोर्ट जी, हाई कोर्ट जी, हमें पता है, हम एग्जीक्यूटिव हैं, कि ग्राउंड लेवल पर चीजें कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, तो वी नो बेटर कि ये जो एक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप कैसे लेकर आना है। आप जो अफरा तफरी में ऑर्डर दे देते हो, अब संविधान के प्रोविजंस के रिस्पेक्ट करते हुए हम आपसे ये भी नहीं बोल सकते कि आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन आप तो फटाफट बस एक ऑर्डर पास कर देते हो कि कल से ये वाली चीज हो जानी चाहिए। सरकार का ये कहना होता है श्रेया, ग्राउंड रियलिटी सर जी कोर्ट रूम से बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से बिहेव करती हैं। जब ग्राउंड लेवल पर हम कोई चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपके कोर्ट रूम में बैठने वाली मशीनरी से बहुत अलग है। बंद कमरों में आप बैठ के देश की हालातों को इतने अच्छे से नहीं समझते हो जितना हम जब वोट मांगने जाते हैं, चुनावी प्रक्रिया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जब कोई पॉलिसी खराब हो जाती है तो जनता का जो विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो हमें सहना पड़ता है, फिर उसको कभी कभार डिसीजन को वापस खींचना पड़ता है, हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है किसी भी एक चीज को लागू करने से पहले। राइट श्रेया? जैद सही बोल रही है ना सरकार भी एक तरीके से अपने लिए, कि वो सरकार ही कह रही, भाई देखो हमें हमारी पावर पता है, पावर ही नहीं पता होती तो संविधान निर्माता श्रेया, सरकार कहती है कि संविधान निर्माता आपको ही नहीं देकर चले गए होते सारी की सारी पावर। जैसे श्रेया, हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, मान लो, बोलना बहुत आसान होता है ना, ये उल्लू देखो क्या खेल रहा है, इसको सिक्सर मारना चाहिए था, पता नहीं क्या कर रहा है। उनकी पर्सपेक्टिव से बात करो ना कि उनके ऊपर प्रेशर कितना है। मुंह फाड़ना दूसरों के लिए ज्यादा कितना आसान होता है कि अभी तक देखो ये सेटल ही नहीं हुए, इनका यूपीएससी क्लियर नहीं होता, प्रीलिम्स नहीं होता। दूसरों से बोलो तुम अपने बच्चों से करवा लो भाई, अगर इतना इजी है तो। मुंह फाड़ना तो श्रेय हर जगह हर एक फील्ड में बहुत आसान है ना। अब मैं कब से आपको बोल रहा हूं श्रेय पेट्रोलियम फील्ड उड़ा दो, लेकिन इतना आसान नहीं होगा आपके लिए शायद से। तो द वेरी साइज ऑफ द पार्लियामेंट इज टू लार्ज एंड अनमैनेजेबल। अच्छा, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना? सी वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, मतलब ये मेंस के पर्सपेक्टिव से अलग से भी एक क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर,
ठीक है। और इसमें दो चीजें प्लीज याद रखना अर्पित, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो उसके पाले में घुस रहा है, उसको उसकी रोल्स एंड फंक्शंस को ब्रीच कर रहा है, तो उसके लिए आज से दो टर्म आप याद रखना अगर कोर्ट के कंटेक्स्ट में अगर ये वाली चीज आए तो। जुडिशियल ओवररीच, ये एक्सपर्ट का कहना है, ये ब्लेम गेम है, और जुडिशरी अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहता है जुडिशियल एक्टिविज्म। एंड पीआईएल के साथ श्रेया ये वर्ड मेंशन करना ही करना है, वरना पाप कर बैठोगे। जहां पीआईएल आया आपको जुडिशियल एक्टिविज्म करना ही है। हुआ क्या था, जुडिशरी ने जब पीआईएल को एज अ टूल जब इन्वेंट करा था ना, तो जुडिशरी ने एक अखबारों के अंदर एक लाइन कही, मतलब अखबारों के अंदर एक लाइन हाईलाइट हुई थी, जुडिशरी ने मीडिया पे इसको कहा था, चीफ जस्टिस ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों ने कहा था। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, देश के एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए और सरकार के ढीले रवैये को टाइट करने के लिए हम अपने आप को बर्डन करने के लिए तैयार हैं। डायरेक्टली तुम हमारे दरवाजे पे चले आओ, नो नीड टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर एंड रूल के आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम बर्डन होने के लिए तैयार हैं। आप बस जो भी रिक्वेस्ट है आप हमें लेकर आओ, ताकि हम सब मिलकर इस देश को ज्यादा बेटर तरीके से फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन वाला देश बना सके। ठीक है। और जब मैं आपको पीआईएल की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा श्रेया, तब मैं ये सारी बातें बताऊंगा। अच्छा, ये चीज अगर डिटेल में जाननी है, देखा रखिए 11th क्लास की जो बुक है ना, मैं बार बार जिसका नाम लेता हूँ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहां पर दे रखा है सबसे सिंपल पीआईएल की हिस्ट्री पूरी पूरी। ठीक है। तो पार्लियामेंट का जो साइज है, द वेरी साइज ऑफ द पार्लियामेंट इज टू लार्ज एंड अनमैनेजेबल टू बी इफेक्टिव। यानी कि इसका जितना बड़ा साइज है तो हमें लगता है कि काम वाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता होगा, जो मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो काफ़ी सीरियस होते होंगे, दिन रात काम चलना चाहिए देश के लिए। लेकिन उस हिसाब से अगर पार्लियामेंट यहाँ पर काफ़ी बड़ा है ना, लेकिन उसके बड़े साइज होने के बावजूद भी ना, देश के, ये वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दो इससे, कहाँ गया ये वाला पॉइंट, लेकिन देश का जो नेचर, जो एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर है, उसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके लिहाज से पार्लियामेंट इतना भी इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाता सारी चीज़ों को। यार देश की आबादी देखो, हमारे देश की डाइवर्सिटी देखो। क्या आपको नहीं लगता श्रेया कि पार्लियामेंट को तो 24 आवर्स काम करना चाहिए? किसी विपरीत परिस्थिति आने का इंतजार क्यों करना, पहले से ही बेटर रहो। जैसे अगर हर एक गली के अंदर पुलिस तैनात हो, एक मेल पुलिस हो, एक फीमेल पुलिस हो, तो फिर वारदातें होंगी ही नहीं ना श्रेया। ज़रूरी है कि पहले वारदात हो जाए, उसके बाद पुलिस जो है, फिर उसके बाद सरकार बैठ के डिसीजन ले कि हम पुलिस की संख्या बढ़ाएंगे, गली गली में कैमरा तैनात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही चीज़ है। उसके बाद जो मेजॉरिटी सपोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव एंजॉय करता है पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी वजह से सरकार को जो इफेक्टिवली क्रिटिसाइज करा जा सकता है ना, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली बात क्या हो रही है कि पार्लियामेंट में ज़्यादातर जो नंबर्स होते हैं वो रूलिंग सरकार के होते हैं, रूलिंग पार्टी के होते हैं, और रूलिंग पार्टी के ज़्यादातर जो बंदे होते हैं वो मंत्री बनकर कहाँ बैठ जाते हैं, 5 साल के लिए सरकार को चलाने के लिए। अब वहाँ पर इफेक्टिव क्रिटिज्म हो ही नहीं सकता। और लास्ट 2 टाइम से लोकसभा का सिनेरियो यही देख लो अर्पित, इसी पॉइंट में जस्टिफिएबल है कि नहीं है लोकसभा का सिनेरियो? इस वाले पॉइंट में 2 बार से लगातार नंबर्स होने की वजह से, एक पार्टी की वजह से इफेक्टिव क्रिटिज्म उनका कहाँ ही हो पाता है, बताओ। ठीक है। इफेक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए भी, क्योंकि श्रेया हमें इफेक्टिव नंबर चाहिए होते हैं, समझ रहे हो मयूर? 4 लोग कोई अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज कर भी रहे हो, उनकी जो क्रिटिसिज्म की टोन है बहुत हार्श हो, बहुत पैनी हो, जिससे सरकार को भिगो भिगो के जूते पड़ रहे हो, लेकिन नंबर्स नहीं है ना, तो पार्लियामेंट के अंदर वो हंसी खुशी में वो वाली चीज़ ना पास हो जाती है, ऐसे ही आंखों के नज़रों से और कानों के पास से गुजर जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इतना बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके बाद जो अलग अलग प्रकार की कमिटीज़ होती हैं, स्पेशली अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल कमिटीज़ की, लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये एग्जामिन करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को। उसके बाद जब एग्जीक्यूटिव उसको खर्च कर भी चुका है, देश की तिजोरी से जो पैसा निकाल चुका है, यानी कि इनका काम जो होता है शुरू में ही लगाम लगाने का काम नहीं होता बड़ी सारी कमेटी का, इनका काम पोस्टमार्टम वर्क का होता है। जब पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया गया है, उसके बाद देखना कि खर्ची सही तरीके से हुई थी कि नहीं हुई थी।
प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस करा था, मयूर अगर याद हो, जैद बिस में, है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी वाली बात। ये देखना कि खर्च कहाँ का हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसके बाद आप कर भी क्या पाओगे बताओ? आप क्रिटिसाइज ही तो कर पाओगे। अगले साल उनको फिर जो बजट पास होगा, श्रेया, फिर से पैसा मिल जाएगा उतना हजारों करोड़ रुपए, एंड वो इनको देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? यहां पर देखो, जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने, पार्लियामेंट का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो इस वजह से भी रुका रह जाता है क्योंकि जो टेक्निकल नेचर होती है ना डिमांड फॉर ग्रांट्स की वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा, पार्लियामेंट को कहीं समझ में आएगा ये वाली चीजें। भले ही पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है, कमेटी के अंदर टॉप लेवल के ऑफिसर्स, टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहते हैं, लेकिन आप मंत्री से तू मैं कर लोगे क्या वहां पर अर्पित? उनको कह दो कि नहीं नहीं इतना पैसा तो नहीं जाएगा, ये चीज़ गलत है, ये वो है। क्योंकि जैसा कि हम अर्पित जानते हैं, ये चीज़ें थ्योरेटिकल बहुत अच्छी लगती है। पार्लियामेंट की संख्या मानता हूं कि नंबर ऑफ एमपीज के टर्म्स में बहुत बड़ी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव को मना करने के लिए बहुत तगड़ा जिगर और गूदा चाहिए। एग्री करते हो सब लोग? इतना आसान है क्या सरकार को मना कर देना कि नहीं हम तो नहीं देंगे पैसा? और सरकार अगर आ गई अपने पे निकालने पे पैसा, तो क्या नहीं निकाल पाएगी? अभी कुछ साल पहले एक टसल हुआ था, शायद से आप लोगों ने सुना हो, जैद, एक बीच में एक चीज सुनी थी, आरबीआई और सरकार के बीच में एक टसल हुआ था कि पैसा चाहिए था सरकार को और आरबीआई देने को तैयार नहीं था कि नहीं तुम नहीं जानते हो, जिससे देश की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वो हो जाएगी, हम कोई पैसा ऐसा थोड़ी ना है, खैरात का पैसा थोड़ी ना कि हम तुम्हें देते चले। तो सरकार ने क्या करा था, आरबीआई एक्ट का ही संशोधन कर डाला था, अमेंडमेंट कर डाला था। हाँ, रघुराम राजन के टाइप, और आज भी वो बहुत बड़े क्रिटिसाइजर हैं वो करंट सरकार के इसी चीज को लेकर। एटलीस्ट यार आरबीआई जैसी चीज तो श्रेय ऐसी होनी चाहिए ना कि यार उनको ज्यादा बेटर पता है ना। जो मंत्री हैं, जो सरकार हैं, वो तो अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए कुल मिलाकर, जिसको हम लोग कहते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, वो तो चाहेंगे कि सारे लोगों की लोन माफी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ताकि दोबारा उनकी सरकार आ जाए। लेकिन उसकी वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या हो रहा है, ये इन गवारों को क्या पता है ऐसा कि नहीं, बताओ बिस्में? ठीक है, बार बार ये जो गिलोटीन का जो हथकंडा है इसको अपनाना कि हाँ पैसा मिल ही जाएगा कैसे भी करके, ये भी एक फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर जो है इसका जो स्कोप है, जो पार्लियामेंट लगा सकता है एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल, इसको ये चीज कम करता है। ठीक है, उसके बाद द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, याद है मैंने बताया था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देना, इसकी वजह से पार्लियामेंट का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है इन मेकिंग डिटेल्ड लॉस, एंड पावर जो है वो ब्यूरोक्रेसी की वो इंक्रीज हो गई है। एंड ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कदम से कदम मिलाकर किसके साथ काम करते हैं, मिनिस्टर्स के साथ। तो मिनिस्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स, और आईएएस ऑफिसर्स को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स, परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, एंड दोनों के दोनों पार्ट जो है वो इसी का है ना। अगर एक सांस में मैं बोलूं, चाहे आईएएस ऑफिसर हो चाहे वो मंत्री हो, वो एग्जीक्यूटिव का ही तो पार्ट है ना। यानी कि ये दोनों प्रकार की ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, ये इसी का ही पार्ट है ना। मंत्री आईएएस ऑफिसर्स के बिना और आईएएस का जो पूरा का पूरा करियर है मंत्रियों के बिना, ये दोनों चीजें क्या डिफाइन करी जा सकती हैं एक दूसरे के बिना? बताओ हमारा रोल क्या होता है, बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारा रोल क्या है बताओ? सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई है उसको क्या करना, इंप्लीमेंट करना। बिल्कुल। उसके बाद ये वाला पॉइंट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अक्सर पार्लियामेंट की जो पावर है वो टार्निश कैसे होती है, वो झुकती कैसे है कि भाई वो एक घर है जहां से देश के लिए कानून बनकर पास होकर एक्ट बनेंगे, राष्ट्रपति जी उनको साइन कर देंगे। लेकिन अक्सर राष्ट्रपति को बोला जाता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो आप एक लॉ मेकिंग टूल का जरिया लेकर आइए, जिसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस को प्रोमोगेट करना, ऑर्डिनेंस को लेकर आना। इसकी वजह से जो पार्लियामेंट की कोर पावर एंड फंक्शनिंग है, क्या है उसकी कोर पावर एंड फंक्शनिंग, उसका अस्तित्व किसके लिए बनाया गया था, उसका बर्थ किसके लिए हुआ था, लेजिस्लेशन के लिए, लॉ मेकिंग के लिए, वही चीज डाइल्यूट हो जाती है कि फिर इसका रोल ही क्या है। अगर बार बार सरकार को ये चीज करनी है श्रेया, तो पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही कहते हैं हटा ही दो ना पार्लियामेंट की बिल्डिंग को,
लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे उससे, हजारों लाखों करोड़ रुपए बचेंगे उससे। हटा दो ना पार्लियामेंट को, जब तुम्हें राष्ट्रपति के तौर पे ऑर्डिनेंस को लेकर आना है। चलो ऑर्डिनेंस यार, जो ये चीज है, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं ऑर्डिनेंस की इन्वेंशन हुई थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को देखते हुए? इन सिचुएशंस में आएगा ऑर्डिनेंस, बताओ। ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है? लेकिन बार बार ऑर्डिनेंस को रिफ्रेश करवाना राष्ट्रपति से बोलकर, सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री एंड मंत्रिमंडल के द्वारा, हम इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं बताओ? ये क्या ऑर्डनरी सिचुएशन वाली लाने वाली चीज है? देश को सच में ऐसे कानून की जरूरत थी, है उसके लिए चीज है? या फिर सरकार को पता था कि पार्लियामेंट के अंदर ये बिल कभी एक्ट बन ही नहीं पाएगा, एंड सरकार तो इसको पपेट की तरह यूज करती है प्रेसिडेंट की इस पावर को? डू यू ऑल एग्री? है ना? पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है वो थ्योरेटिकली देखने में ऐसा लगता है बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सरकार के ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ वो बहुत मान नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ अ जनरल नेचर, स्पोरेडिक है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, एंड बेसिकली वो पॉलिटिकल नेचर का ही है। पॉलिटिकल नेचर का कैसे? वो डिवाइसेस, टूल्स एंड मोशंस वगैरह, रेजोल्यूशंस को इंट्रोड्यूस करना, इतना ही है बस। वो उससे सरकार की फंक्शनिंग या सरकार के ऊपर लगाम लगाने के ऊपर जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स होते हैं, उससे कुछ सरकार को फर्क पड़ता है क्या बताओ? एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का, अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हो गया हाउस के अंदर, और वो चीज डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ अगर पास हो गई है, पास नहीं हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, तो क्या वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा क्या? वो कल को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट मांगने नहीं जाएगा क्या? उसको शर्म आएगी क्या मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हुआ था उसके अंदर? बताओ। जी नहीं पाएगा वो, उसके बाद क्या नस काट लेगा अपनी वो मिनिस्टर? प्रधानमंत्री उसको कैबिनेट से निकाल देंगे अपने, है ना? उसके बाद देर इज अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट। ये काफी हद तक देखो, अब ये तो चीज देखो किसी के हाथ में है नहीं अर्पित, ये तो डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन के कितने नंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, है ना? जैसे अभी लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? कोई भी नहीं है। ये एक काफी बड़ा सेटबैक है पार्लियामेंट्री बिहेवियर एंड पार्लियामेंट्री एथिक्स के अंदर, क्योंकि अगर नंबर्स नहीं है ना जैद ऑपोजिशन के, तो फिर सरकार के ऊपर कंट्रोल करने वाला और पार्लियामेंट के अंदर सरकार को खड़ा करके धज्जियां उड़ाने वाला फिर कोई भी नहीं रह जाता है। इसकी वजह से भी जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है ओवर द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी होती है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही होती है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। उसके ऊपर लगाम लगाने की ये जो टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इनइफेक्टिव प्रूव हुई है, अगर ऑपोजिशन के नंबर इतने ज़्यादा ना हो और हल्की फुल्की हो भी, तो उनकी बातों को मजाक बनाकर, जोक बनाकर साइड कर दिया जाता है, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा था कि जो मेजोरिटी सपोर्ट वाली जो बात थी, जिसकी वजह से इफेक्टिव क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता। तो शेरा क्या मैं कह सकता हूँ, ये जो पॉइंट ई है ये के साथ ही बिल्कुल सिंक करता है ना? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये हमने मेंस ओरिएंटेड वे में एक टॉपिक को जाना कि व्हाट आर दी सर्टेन ineffectiveness of parliamentary control over executive. Thank you very much for discussion.